महिमा और शक्ति, पौराणिक देवताओं और फैरो और दुनिया को बदलने वाले महान तकनीकी आविष्कारों का प्रतिनिधित्व करने वाले महान प्रतीकों के साथ हम मिस्र और सुमेर के इतिहास को सबसे पुराना मानते हैं। लेकिन हाल के वैज्ञानिक अनुसंधान से संकेत मिलता है कि पाकिस्तान और भारत के बीच स्थित एक रहस्यमयी प्राचीन सभ्यता इन दो अविश्वसनीय संस्कृतियों से पहले की है। दरअसल शोधकर्ताओं का मानना है यह सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में माना जाता है, लगभग 8000 साल पुरानी है, जिसका अर्थ है कि यह महान सुमेरियन सभ्यता से भी पुरानी है। इसका सबसे प्रसिद्ध शहर मोहनजोदाड़ो एक अच्छी तरह से स्थापित और अत्यधिक उन्नत शहरी केंद्र का एक स्पष्ट उदाहरण है, जिसमें सीवेज सिस्टम, सड़कें, सुव्यवस्थित घर, कृषि और कलाकृति शामिल हैं। हालांकि शोधकर्ताओं के पास इन प्राचीन लोगों के बारे में पहले से मौजूद सभी जानकारी के बावजूद हड़प्पा सभ्यता भी इतिहास में सबसे रहस्यमय में से एक बनी हुई है। इस सभ्यता की लिपि को अभी तक कोई नहीं जान पाया है। इसकी शहरी योजना और सिंचाई प्रणाली आधुनिक भारत के अधिकांश शहरों की तुलना में भी अधिक उन्नत थी, और सभ्यता अचानक उन कारणों से गायब हो गई जो अभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। हड़प्पा सभ्यता ने सांस्कृतिक और तकनीकी विकास की ऐसी डिग्री कैसे हासिल की? उनका रहस्य क्या था? क्या किसी ने उनकी मदद की, या वे एक पुराने उन्नत सभ्यता के वंशज थे? और इसके अचानक गायब होने के आसपास का रहस्य क्या है? तो जानेंगे इसी वीडियो में, बने रहें। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के चैनल अथर्व सिविल इंजीनियर में। और आज हम जानेंगे ईसा से 5000 साल पहले की इतनी खास और इतनी उन्नत सभ्यता के बारे में, जो कि इंडिया में ही थी, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं या हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं वीडियो को शुरू कर देता हूँ। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की एक प्राचीन नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की वास्तुकला उस युग के उल्लेखनीय कार्यों में से एक थी। 1856 ईस्वी में जब कराची और लाहौर के बीच रेल पटरी बिछाई जा रही थी, तब यह सभ्यता सामने आई। यह सभ्यता आधुनिक पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत और अफगानिस्तान के क्षेत्र में सिंधु नदी और घग्गर हकरा नदी के किनारे विकसित हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत कांस्य युग के दौरान हुई थी, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता भी कहा जाता है। उत्खनन के द्वारा खोजा गया पहला शहर हड़प्पा था, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। श्री दयाराम साहनी और श्री स्वरूप वास्तु की देखरेख में 1920 में हड़प्पा की साइट की खोज की गई थी। घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, जिसमें कार्यात्मकता और तकनीकी पर जोर दिया गया था। यह सभ्यता शहरी नियोजन, निर्माण सामग्री, जल निकासी प्रणाली, जल आपूर्ति प्रणाली और बड़े गैर आवासीय भवनों के समूह और सिंधु घाटी सभ्यता की वास्तुकला के लिए विख्यात है। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों ने भी हस्तशिल्प और धातु विज्ञान में नई तकनीकों का विकास किया था। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। यह सभ्यता आधुनिक दुनिया को अपनी निर्माण तकनीकों और वास्तुकला शैलियों के साथ विभिन्न तरीकों से चौंका के रखती है। तो दोस्तों, अब हम एक सिविल इंजीनियर के नज़र से इस सभ्यता को देखेंगे कि वहाँ पे इनकी बिल्डिंग्स किस टाइप की थी, इनका ड्रेनेज सिस्टम क्या था, सीवेज सिस्टम क्या था, कैसे पानी को स्टोर करते थे, कहाँ स्टोर बनाते थे, कहाँ ऊंचले घर बनाते थे, कहाँ निचले घर बनाते थे। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूरी निर्माण प्रक्रिया में स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों का इस्तेमाल करते थे। सबसे आम निर्माण सामग्री थी मिट्टी की ईंटें और भट्टे में पकी हुई ईंटें और लकड़ी। उदाहरण के लिए, जब नींव और दीवारें बनाते थे तो भट्टी में पकी हुई ईंटें यूज होती थी, और दरवाजा और खिड़की जो थी वो लकड़ियों के बनाए जाते थे। बात करें फ्लोरिंग की, तो फ्लोरिंग अक्सर साफ रेत से ढकी होती थी और कुछ कमरों को टेराकोटा टाइलों से पक्का किया गया था। हर घर के आंगन में पीने और नहाने के लिए निजी कुएं बने हुए थे। बाथरूम और नालियां जो है पकी हुई ईंटों से बनी होती थी। मिट्टी और पकी हुई ईंटों का औसत आकार 1:2:4 के अनुपात में होता था। घरों की दीवारों और फाउंडेशन बनाने के लिए ब्रिक का साइज 7 सेंटीमीटर मोटा, 14 सेंटीमीटर चौड़ा और 28 सेंटीमीटर लंबा होता था, जबकि शहर की दीवारों के निर्माण के लिए 10 सेंटीमीटर मोटी और 20 सेंटीमीटर चौड़ी और 40 सेंटीमीटर लंबी ईंटों का अपनाया गया था। पकी हुई ईंटों को आपस में जोड़ने के लिए
जिस मसाले का इस्तेमाल किया जाता था, यानी जिस मोटार का इस्तेमाल किया जाता था, वो चूने का या फिर जिप्सम का बना होता था। और यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत कमाल का था। हर गली के दोनों ओर एक ईंट लाइन वाला जल निकासी चैनल होता था। सफाई और निरीक्षण के लिए नियमित अंतराल पर हटाने योग्य ईंटों को रखा गया था। साथ ही विभिन्न गलियों के सभी नालों को मुख्य नाले से जोड़ा गया तथा नालों को ईंटों से ढक दिया जाता था। यहाँ के मकान कम से कम 2 मंजिलें ऊंचे थे। औसतन दीवारें 60 सेंटीमीटर मोटी थी तथा छतें 3 मीटर से अधिक ऊंची थी। दरवाजे लकड़ी के तख्ते से बनाए गए थे। खिड़कियों के ऊपर और नीचे जाली और ग्रिल के साथ शटर भी थे। यह शटर के माध्यम से बिना रुकावट के प्रकाश तथा हवा अंदर आ जा सकते थे। इमारतों की ऊपरी मंजिल का निर्माण लकड़ी जैसी हल्की सामग्री से किया जाता था, जो लकड़ी के बीमों पर टिकी हुई सपाट तख्तों पर मिट्टी से बंधी हुई थी। चौखटें लकड़ी से बनी होती थी तथा लिंटल के रूप में भी लकड़ी का उपयोग किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता की खास बात यह है कि अपने टाइम की यह सबसे बड़ी और सबसे बड़े इलाके में फैली सभ्यता यही थी। अपने शीर्ष पर सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव लगभग 10 लाख किलोमीटर के इलाके में था, जिसमें लगभग 50 लाख लोग रहते थे। अलग अलग हड़प्पन इलाके एक मुख्य नगर के इर्द गिर्द बनाए गए थे। नगर का निर्माण भी एक विशेष प्लानिंग के तहत होता था। हर शहर के 2 हिस्से थे, एक ऊपरी गढ़ और एक निचला गढ़। ऊपरी गढ़ में सभी मुख्य बिल्डिंग्स होती थी, मसलन गोदाम आदि, जिसमें अनाज का भंडार किया जाता था। इस ऊपरी गढ़ को जमीन से कुछ ऊंचाई पर बनाया जाता था। इसमें चारों तरफ से बाउंड्री वॉल भी होती थी। इसके बाद निचला गढ़ भी बाउंड्री वॉल से घिरा होता था। यह मुख्य शहर था जहां लोग रहते थे और इसे ब्लॉक्स के आकार का बनाया जाता था। ब्लॉक्स के बीच से सड़कें निकलती थी, जिनकी चौड़ाई लगभग 10 मीटर की होती थी, लगभग 2 बैलगाड़ियों के निकलने के बराबर, मीन्स 2 लेन रोड उस समय के हिसाब से। इसके अलावा घरों के बीच से भी छोटी छोटी गलियां निकलती थी। नगर की बाउंड्री वॉल बनाने में विशेष ध्यान दिया जाता था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है बाउंड्री वॉल की सिर्फ फाउंडेशन बनाने में ही 10,000 मजदूरों को 400 दिन तक काम करना पड़ता होगा। यह बाउंड्री वॉल दुश्मन से बचने के लिए नहीं बनाई जाती थी, बल्कि इन्हें बनाया जाता था ताकि बाढ़ का पानी अंदर ना आने पाए। बाढ़ से बचने के लिए ये अनाज के स्टोर्स को ऊपर के गढ़ में बनाते थे, ताकि पानी अगर बढ़ भी जाए तो अनाज खराब ना हो। एक खास बात यह भी है कि इन शहरों में कोई राजमहल या किसी विशेष इमारत के निशान नहीं मिलते हैं। इससे पता चलता है कि ये सभी लोग लगभग समान परिस्थितियों में रहते थे। यहाँ ना ही किसी राजधर्म के संकेत मिलते हैं और ना ही किसी धार्मिक संरचना के सबूत मिलते हैं। खुदाई में मिले अवशेषों से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता सबसे ज्यादा मूल्य पानी और सफाई को देती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान उसके सीवेज सिस्टम और ड्रेनेज नेटवर्क से भी होती है। हर घर में अपना एक बाथरूम हुआ करता था, जिसमें टाइल्स लगती थी। दीवार और जमीन को टार लगाकर ईंटों को वाटरप्रूफ भी बनाया जाता था। बाथरूम से एक नाली निकलती थी, जिससे पानी बाहर जाता और ये पानी शहर के नीचे बनी नालियों के नेटवर्क से निकलता और ये नालियां उस पानी को शहर से बाहर ले जाती। इस काल में प्लम्बिंग और सीवेज सिस्टम की ऐसी मिसाल किसी दूसरी सभ्यता में देखने को नहीं मिलती है। सीवेज सिस्टम इतना उत्तम था कि शहर की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स भी इससे कनेक्ट रहती थी। हर मंजिल से एक नाली दीवार के सहारे नीचे आती और अंडरग्राउंड सीवर सिस्टम से मिल जाती। सिंधु घाटी सभ्यता में पानी का मूल्य कितना था, इस बात का पता एक खास स्ट्रक्चर से पता चलता है। मोहनजोदड़ो में एक बहुत बड़ा जलकुंड पाया गया है। इसे हम स्विमिंग पूल भी कह सकते हैं। अंग्रेजों ने इसे नाम दिया द ग्रेट बाथ। इस ग्रेट बाथ की लंबाई 11.88 मीटर, जबकि चौड़ाई 7.01 मीटर और इसकी अधिकतम गहराई 2.43 मीटर थी। इस ग्रेट बाथ की खासियत यह है कि यह केवल मोहनजोदड़ो के शहर में ही मिला है। इसमें 2 चौड़ी सीढ़ियां, एक उत्तर की ओर से और एक दक्षिण की ओर से संरचना में प्रवेश करने के लिए बनी हुई है। इसकी फर्श जली हुई ईंटों से बनी है और इसके पास एक कमरे में कुआं भी मिला है, जो शायद इस स्विमिंग पूल में पानी भरने के लिए एकमात्र स्रोत था। सामने के बरामदे में कुछ छोटे कमरे भी बने हुए हैं, जो कि ग्रेट बाथ के आसपास ही मौजूद हैं, जिन्हें चेंजिंग रूम या बाथरूम के रूप में इस्तेमाल किया जाता होगा। इसके सामने की तरफ निकासी का रास्ता है, जिससे पानी बाहर निकलता होगा। इस बात को क्यों और किस लिए बनाया गया था,
इसको लेकर ठीक ठीक कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अनुमान यह लगाया जाता है कि यह संभवतः इसका इस्तेमाल किसी सार्वजनिक प्रथा के लिए होता होगा। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में हमें वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी देखने को मिलता है। धोलावीरा साइट पर हमें बाउंड्री वॉल के साथ साथ 16 जलकुंड बनाए गए हैं, जिनका इस्तेमाल बाढ़ का पानी स्टोर करने के लिए किया जाता था। यह सभ्यता कृषि पर आश्रित थी, साथ ही बर्तन बनाना और ट्रेड करना भी जानती थी। सिंधु घाटी की सील यानी कि ठप्पा मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी मिलता है, जिससे पता चलता है कि दोनों सभ्यताओं के बीच व्यापार भी होता होगा। दोस्तों, इस सभ्यता का अंत कब, क्यों और कैसे हुआ, इस विषय में संतोषजनक उत्तर देना अत्यंत कठिन है। विभिन्न इतिहासकारों ने सिंधु सभ्यता के पतन के विषय में अलग अलग तर्क प्रस्तुत किए हैं। इनमें से एक है आर्यों का आक्रमण। बहुत से विद्वानों का कहना है कि आर्यों के आक्रमण से यह सभ्यता नष्ट हो गई। कुछ व्यक्तियों के ऐसे स्केलेटन मिले हैं जिन पर आक्रमण साफ स्पष्ट होता है। भूतत्व विज्ञान के आधार पर ऐसा स्पष्ट होता है, प्रतीत होता है कि आर्यों ने आक्रमण करके इस सभ्यता को नष्ट कर दिया हो। कुछ विद्वानों का मानना है कि सिंधु नदी में अचानक से बाढ़ या फिर सूखा होने के कारण इस सभ्यता का अंत हुआ होगा। अंग्रेज दार्शनिक डेल्स लैम्ब्रिक तथा राइक्स का मत है कि संभवतः किसी शक्तिशाली भूकंप के द्वारा इस सभ्यता का विनाश हुआ होगा। वहीं कुछ लोगों का मत है कि मलेरिया जैसे रोग के बड़े पैमाने पर फैलने पर लोगों का स्वास्थ्य गिर जाने की संभावना व्यक्त की है, और कुछ ने तो कंकालों और हड्डियों का अध्ययन करके यह मत व्यक्त किया है कि मलेरिया के कारण हड्डियों का ठीक ठाक विकास नहीं हो पाया था। इतिहास में ऐसे प्रमाण मिलते हैं जब पूरी की पूरी बस्तियों को ऐसे रोगों ने अपने प्रभाव से उजाड़ दिया हो। कुछ विद्वानों का मानना है कि जलवायु में परिवर्तन होने के कारण इस सभ्यता का विनाश हो गया। दोस्तों, मेरा मानना है कि यहाँ पर पकी हुई ईंटों और लकड़ी की डिमांड कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी, जिससे कि जंगलों की कटाई हुई और उसके परिणाम स्वरूप विनाशकारी बाढ़ और नदी के मार्ग में परिवर्तन हुआ, जिसके कारण ये सभ्यता धीरे धीरे नष्ट होती चली गई। बाकी आपके क्या विचार हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे नई नई वीडियोस का। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही कोई इंटरेस्टिंग वीडियो में फिर से। तब तक आप अपना और अपनों का खूब खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।